स्वागत दोस्तों, बताएंगे दोस्तों इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी के घर पर हुई जोरदार बैठक के बाद लिया है एक बड़ा फैसला। दोस्तों बताएंगे कैसे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर यानी उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बताएंगे 7 के आसपास सांसदों ने बीजेपी से अलग होने का लिया है फैसला। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों जी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के साथ आकर मजबूती के साथ खड़े हो गए दोस्तों चुनाव अधिकारी के तौर पर नाम कमा चुके बड़े व्यक्ति। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों जी के साथ में राहुल गांधी के गढ़ रायबरेली में वोटर लिस्ट का घपला ढूंढने के लिए गए थे न्यूज चैनल वाले। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि उल्टा भाजपा की सरकार को ही एक्सपोज कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। बताएंगे कौन से बीजेपी के मंत्री इस्तीफे तक की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर यानी उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को दमदार उम्मीदवार उतारना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दोस्तों कि आप किसको देश का अगला उपराष्ट्रपति चाहते हैं। एक नाम जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी के घर पर बैठक होती है, जिस बैठक में इंडिया गठबंधन को डिटेल में पहले राहुल गांधी चुनाव चोरी के पीडीएफ के बारे में समझाते हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी देते हैं कि कहां पर चुनाव चोरी किया गया राहुल गांधी के द्वारा। जब पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया जाता है दोस्तों उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के आपस में बैठक भी होती है। दोस्तों इस बैठक में तय किया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुनावी मैदान में उतारे इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार मैदान में जरूर उतारेगा और इसीलिए मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ऐसे में 21 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और उससे पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद 22 तारीख को स्क्रूटनी होने वाली है और 9 तारीख को काउंटिंग करके रिजल्ट आएगा। 9 ही तारीख को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर लगातार बिसात बिछनी शुरू हो गई है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेताओं की राहुल गांधी के घर पर हुई बैठक के बाद अब तैयारियां अलग तरीके की चल रही है। दोस्तों बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार ने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया गठबंधन विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में अपने लोग को उतारेगा और मुकाबला इसका मतलब जबरदस्त तरीका का होगा। दोस्तों ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास लगभग 45-46% के आसपास वोट है दोस्तों, जो बढ़कर 50% हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जिन पार्टियों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है वो इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़ी हो जाए। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में एक सबसे बड़ी ताकतों में से एक बीजू जनता दल, जो उड़ीसा के अंदर सत्ता में थी, बीजेपी के कारण सत्ता से बाहर चली गई, उसने तय किया है कि अब वो इस बार वह कानून को लेकर जो वोटिंग हुई थी उसकी तरह गलती नहीं करेगी। दोस्तों यानी जब वह कानून को पास करने की बात राज्यसभा के अंदर आई थी तो बीजू जनता दल ने अपने 7 राज्यसभा के सांसदों से कहा था कि आप लोग अपने मन के हिसाब से फैसला लीजिए, जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करिए, जिसको विरोध करना है विरोध करिए, जिसको एब्सटेन करना है यानी जाना ही नहीं है वोट डालने के लिए वो भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। यानी बीजू जनता दल ने कोई आदेश जारी नहीं किया था दोस्तों, इसीलिए सांसदों ने अपने अपने हिसाब से वोट डाल दिया। लेकिन अब बीजू जनता दल ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन के विरोध में वोट डाला जाएगा। दोस्तों बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता महेश साहू ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन किसी को भी उम्मीदवार बनाकर उतार ले, हम लोग राज्यसभा के अंदर अपने 7 सांसदों से बीजेपी के खिलाफ वोट करवाएंगे, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करवाएंगे, चाहे किसी को भी उम्मीदवार बनाकर लेकर आ जाए। और अपने बयान के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के भी संकेत दे दिए हैं। दोस्तों तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो आराम से 7 सांसदों का समर्थन अब तक मिलता जा रहा था वो उनके हाथ से निकल चुका है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की जो नीति है उसके हिसाब से वाईएसआरसीपी ने भी एसआईआर वाले मामले को लेकर बीजेपी का विरोध किया, तो अब बीजू जनता दल तो आने वाले दिनों के अंदर और भी पार्टियां इसी तरीके की मानसिकता दिखाने वाली है। तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी पहुंचते रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर धीरे धीरे करके दोस्तों 2 अलग अलग तरीके के ग्रुप बनते जा रहे हैं, एक जो राहुल गांधी के साथ में है और जो एक राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राहुल गांधी को लेकर जो बयानबाजी की गई है दोस्तों, और जो राहुल गांधी को शपथ पत्र देने के लिए बोला जा रहा था, इस पर अब जो प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों वो काफी ज्यादा बड़ी है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और फेमस ओम प्रकाश रावत की ओर से ऑफिशियल बयान सामने आया है। दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग को कर्नाटका के बेंगलुरु में फर्जी मतदाताओं के बारे में राहुल गांधी के आरोप की जांच करने, उनके औपचारिक शिकायत दर्ज करने का इंतजार किए बिना जांच शुरू कर देनी चाहिए, यह बयान दिया है। दोस्तों ओपी रावत ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर 2015 से 2018 तक भारत में सेवा दी है दोस्तों, यानी चुनाव आयुक्त रहे हैं, चुनाव आयोग के हेड वो खुद रह चुके हैं। और उन्होंने अखबार में, एक इंग्लिश अखबार में छापे अपने लेख में स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग से बोला है कि कोई फॉर्मल राहुल गांधी से शपथ लेने की जगह, शपथ पत्र पर साइन करवाने की जगह उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो लोग चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं उनको
को पता है कि चुनाव आयोग को कैसे काम करना चाहिए, और इसीलिए अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी को धमकी देने की जगह और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए दबाव बनाने की जगह खुद से जांच पड़ताल करनी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओपी रावत के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में वोटर लिस्ट और एसआईआर की सच्चाई सबके सामने आ गई है दोस्तों। अभी तक तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा था कि उन्होंने 2 पहचान पत्र बना रखे हैं, वोटर लिस्ट दो है तेजस्वी यादव के पास दोस्तों। इसके बाद अब बीजेपी के नेता भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के 2 जगह नाम पकड़े गए हैं दोस्तों, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री का 2 जगह नाम है, एक लखीसराय में, दूसरा बांकीपुर विधानसभा में। अब दोनों के पहचान पत्र का नंबर भी लोगों ने जारी किया है दोस्तों, जिसमें जो बांकीपुर का पहचान पत्र है उसका नंबर AFS 0853341 है, जाकर आप भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक और दावा किया गया है, जो लखीसराय में विजय सिन्हा का नाम है दोस्तों, उसमें IAF 39393337 करके नंबर है दोस्तों। इसमें एक में एज उनकी 57 यानी 57 साल और दूसरे में 60 साल बताई जा रही है। पिता का नाम दोनों जगह सेम है दोस्तों। और अब बीजेपी का खुद का नेता फंस चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो एक्शन लेने की बातें चल रही थी, इस बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ पहले बड़ा एक्शन होना चाहिए और पोस्ट से हटाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर राहुल गांधी को फंसाने के लिए सारे षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद मैदान में उतर गई है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जवाब देने के लिए बीजेपी के लोग ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए एक चैनल यानी टाइम्स नाउ नाम का एक चैनल, जो भारत का नेशनल न्यूज चैनल है दोस्तों, उसको रायबरेली भेजा गया था, जहां से राहुल गांधी ने पिछला 2024 का इलेक्शन जीता है दोस्तों। और वहां पर वोटर वेरिफिकेशन करवा के राहुल गांधी के ऊपर आरोप मढ़ने की तैयारी चल रही थी, यानी कोशिश किया जा रहा था कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया है दोस्तों, समाज का जो तबका राहुल गांधी को वोट देता है, उनमें कितना फर्जीवाड़ा है, इस तरीके का दिखाकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जाए कि उन्होंने फर्जी तरीके से रायबरेली के अंदर वोटर्स बनवाए और झूठे झूठे आरोप मढ़े जाए दोस्तों। हालांकि जब वो चेक करने के लिए गए तो पता लगा इसमें ज्यादातर फ्रॉड उन लोगों के हैं दोस्तों, जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि समाज का एक तबका जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसके नाम में इस तरीके के झोल मिले हैं दोस्तों। कुल मिलाकर जांच करने गए थे, कुछ और हो कुछ और गया, और इसके बाद राहुल गांधी की छवि और ज्यादा मजबूत हो गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमेठी और रायबरेली के अंदर पूरा चुनाव तब्दील करने के लिए जरूर एक बड़ी साजिश की गई होगी, आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर, जो भी अपडेट आएगी। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के लोगों के द्वारा राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि वो भारत के एक संवैधानिक संस्थान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करके चुनाव आयोग के ऊपर लोगों का विश्वास कम करके भारत के अंदर विवाद पैदा करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गया। नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2014 को एक पोस्ट लिखा था दोस्तों। इसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि संस्थागत निष्पक्षता होनी चाहिए, इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह के ऊपर जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का यह बयान है दोस्तों, जो चुनाव आयोग को इस तरीके की बातें बोलते थे, लेकिन आज राहुल गांधी सवाल खड़ा करने लगे हैं, तो राहुल गांधी को विवाद खड़ा करने वाले नेता बताने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इस्तीफा देने तक की धमकी दे रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं दोस्तों। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, अगर हमको मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर हम मंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और हम बिहार में चुनाव लड़के ही मानेंगे। तीसरा मोर्चा बनाने का भी ऐलान राजभर कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले जनसुराज पार्टी के साथ में भी हाथ मिलाने, गले मिलने की बातें वो कर रहे थे, तो इससे लग रहा है कि बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर ओपी राजभर काफी सीरियस है दोस्तों। अगर ओपी राजभर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट में डिवाइड होगा। उससे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी बीजेपी के मंत्री खुलकर इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं दोस्तों। जिस पर जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की जमकर बेइज्जती कर दी है दोस्तों। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम चंपारण के नरेंद्र मोदी के सांसद संजय जायसवाल अपने एक कार्यक्रम में पहुंचे थे दोस्तों। बेतिया नगर निगम के सभागार में पहुंचे थे। एक सांसद के तौर पर इनको लगा कि शायद बैठक में उनको तरजीह दी जाएगी और बैठक का आयोजन भी हुआ दोस्तों। लेकिन बैठक में बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद आकर बैठे रहे, लेकिन कोई और अधिकारी आया ही नहीं दोस्तों। एकदम सब छुट्टी पर चले गए। एक तरीके से नीतीश सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों ने बीजेपी के नेता को आईना दिखा दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये बिना सोच विचार किए बिना तो होगा नहीं, जरूर इसके पीछे जरूर सरकार के लोगों का हाथ है दोस्तों। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन में एक दूसरे को आईना दिखाने का दौर लगातार जारी है। इस मुद्दे को सही से गौर से देखेंगे, आपको दोस्तों समझ में आएगा कि ये मामला कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहे आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा। जैसे वीडियो को शेयर की जगह चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को अब इस बात की चिंता सताने लगी है दोस्तों कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आजकल
कहाँ रह रहे हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने ये सवाल मीडिया के सामने आकर पूछा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने इस बात को उठाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी जगदीप धनखड़ का जब से इस्तीफा आया है तब से अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा। लगभग 18-19 दिन हो गए दोस्तों। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ की कोई और दूसरी तस्वीर लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, यानी इस्तीफे के बाद उनकी ना तो कोई तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, ना ही किसी फंक्शन में नजर आए हैं दोस्तों। एकदम अलग थलग कर दिया गया इस मामले को लेकर। आगे सिब्बल चुटकी लेते हुए कहते हैं कि हमने तो लापता लेडी के बारे में सुना था, लेकिन ये लापता वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहली बार सुना है। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वो धनखड़ की सुरक्षा का ध्यान रखे। कपिल सिब्बल ने बताया कि मैंने पहले दिन उनके पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी को फोन किया तो बताया गया कि जगदीप धनखड़ जी आराम कर रहे हैं। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही उनकी लोकेशन का कोई अता पता है, ना ही कोई आधिकारिक सूचना मिली है। सिब्बल ने पूछा कि ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करनी पड़ेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कोर्ट से यह बोलना पड़ेगा कि आप हमको हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट को सामने लेकर आइए और हमें शक हो रहा है कि उनको अलग करके दबा करके रखा गया है, इसीलिए उनको हमारे सामने लेकर आना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों वकील वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए कपिल सिब्बल ने हैबियस कॉर्पस बोलकर बीजेपी के लोगों को और ज्यादा चिंता में डाल दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल तो काफी गंभीर उठाए हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर हैबियस कॉर्पस दायर करके कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को आदेश जारी करवा सकते हैं कि जल्द से जल्द वाइस प्रेसिडेंट को देश के सामने लेकर आना चाहिए, ये भी एक तरीका हो सकता है, या फिर ये तंज कसते हुए उन्होंने कहा है। आप क्या समझते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के जमुई में एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। जमुई के अंदर एक ही एड्रेस पर मिले हैं 230 लोग, मतदाताओं में मृतकों का नाम भी शामिल है। अब चुनाव आयोग हलफनामा देकर बोले कि ये बात गलत है तब माने। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव आयोग राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने के लिए बोल रहा था, लेकिन जब खुद गलती निकल रही है तो एक क्या चुनाव आयोग का अधिकारी थोड़ी हिम्मत नहीं जुटाएगा और हलफनामा दायर नहीं करेगा कि सब कुछ सही है, ताकि कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को जवाब देने के लिए तलब किया जा सके। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो कोई नई बात नहीं है, इस तरीके से और भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानने को तैयार नहीं है। साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है दोस्तों। क्या इससे आपको लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव होगा? देश में अब 2520 पॉलिटिकल पार्टी बची हुई है दोस्तों, यानी देश में बड़ी संख्या में अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर बिना किसी काम के राजनीतिक पार्टियां बनाई गई थी, उन्हें धीरे धीरे करके हटाने के प्रयास के तहत ऐसा किया जा रहा है। आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पत्रिका scroll.in में काम करने वाले आयुष तिवारी ने एक बड़ा दावा करते हुए आर्टिकल लिखा है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी चुनाव आयोग ने डिजिटल ड्राफ्ट के वोटर लिस्ट को हटाकर स्कैन्ड इमेज वाले ड्राफ्ट को लागू कर लगा दिया है, यानी जो डॉक्यूमेंट जिसमें दोस्तों लोग सर्च कर सकते थे और देख सकते थे कि किन किन लोगों का नाम है, ऐड है, उन्हें हटाकर उससे हटाकर स्कैन कॉपी लगा दी गई है, जो काफी गंभीर मामला है दोस्तों। क्या जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि स्कैन कॉपी में तो सर्च नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो दावे हैं उसे फेल कोई साबित नहीं कर पाएगा? क्या इसीलिए ऐसा किया गया है? काफी गंभीर मामला दर्ज करवाया गया है दोस्तों। इस पर राहुल गांधी की भी देखते हैं क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमित शाह एनडीटीवी पर कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। कई सालों के बाद एनडीटीवी पर अमित शाह और बीजेपी के नेताओं का कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों। ये वही एनडीटीवी है जो रवीश कुमार के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। जब रवीश कुमार थे तब भाजपा का एक नेता भी यहाँ पर डिबेट शो में या कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आता था दोस्तों। और अब अमित शाह जा जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि रवीश कुमार का कितना खौफ था दोस्तों भाजपाइयों में, और सच्चाई से इनको इतना डर लगता है। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों आप रवीश कुमार जी के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताने वाले शुभांकर मिश्रा जो एनडीटीवी पर पत्रकारिता करता है दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए वोटर लिस्ट के मामले को लेकर इन्होंने भी कोई शो नहीं किया है, यानी अपने आप को बड़ा पत्रकार तो बताते हैं, जनता का हितैषी बताते हैं, लेकिन जब जनता के हित की बात आती है और नेता विपक्ष के मामले को आगे बढ़ाने की बात आती है तो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं दोस्तों। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। क्या ऐसे तथाकथित सोशल मीडिया के पत्रकारों से आपको कोई उम्मीद है दोस्तों? क्या ये राहुल गांधी की बात को कभी दिखा पाएंगे? राहुल गांधी ने जो दावे किए सबूत के साथ साथ सारे आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा है, क्या इन बातों को रिपीट करने की इन लोगों में थोड़ी भी हिम्मत है? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बाबा मंदिर प्रकरण के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे एक थाने पहुंच गए दोस्तों, और वहां जाकर अपनी गिरफ्तारी देने लगे। दरअसल झारखंड के अंदर बाबा धाम यानी महादेव के मंदिर में जबरदस्ती गर्भगृह में जाने और वहां के नियमों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं, तो अब थाने ने कहा है कि अभी आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले हम लोग नोटिस जारी करेंगे, 3 नोटिस के बाद आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मनोकामना तो पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं होगी दोस्तों, पूरा प्रोसेस पालन किया जाएगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर विपक्षी ओर से लगातार संसद के अंदर चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दोस्तों, सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा करने की अनुमति से क्यों डर रहे हैं, यह बयान देते हुए सवाल पूछा है। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है, संसद में लगातार दशकों से इस बात को लेकर चर्चा की गई कि हम चुनाव में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। चुनाव आयोग के आचरण और चुनाव सुधार को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, तो आखिर बीजेपी अब डर क्यों रही है चुनाव आयोग से जुड़े हुए एसआईआर के मामले पर चर्चा कराने से जुड़ी हुई। दोस्तों, उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को राज्यसभा में चुनाव नियमों को रद्द करने को लेकर 1957 के बहस के बारे में भाजपाइयों को देखना चाहिए। चुनाव का पुनर्निर्धारण और स्थगन 1970, 1981, 86, 91 और 2015 में चुनाव सुधारों पर चर्चा के बारे में भी देखना चाहिए। धन बल के प्रयोग और कानून में तत्काल संशोधन की आवश्यकता को लेकर भी चर्चा की गई थी। एक बार ये लोग इतिहास देखेंगे तो इनको समझ में आएगा कि पार्लियामेंट के अंदर कई बार चुनाव के मामले को लेकर डिस्कशन हो चुका है, तो इस बार कोई यूनिक मांग नहीं की जा रही है, कोई अप्रत्याशित मांग नहीं की जा रही है, नॉर्मल मांग की जा रही है, जिस पर बीजेपी की सरकार मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष भी पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव सुधार पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, तो कहां भाजपा दफ्तर में चर्चा होगी, इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बोगस मतदाताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र और दिल्ली प्रदेश का चुनाव जीती है। इस कारण चुनाव आयोग को दोनों चुनावों को रद्द करके नए चुनाव कराए जाने चाहिए। सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर कहा कि मैंने पहले ही आरोप लगाया था, उस समय न तो राहुल गांधी बोले न ही कांग्रेस पार्टी बोली। हमारी मांग है कि दिल्ली का चुनाव और देश का चुनाव दोनों अवैध घोषित किए जाए। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि यह सही डिमांड है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर जो जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, उसमें हावड़ा इलाके के अंदर पुलिस वालों के साथ जमकर प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। इस झड़प में पीड़िता के माता पिता फंस गए दोस्तों और बीमार पड़ गए। पुलिस के झड़प के बाद बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह को भी चोट आई दोस्तों, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी धरने पर बैठे हुए। तो दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि मामला जब सीबीआई के हाथ में चला गया है, तो बीजेपी के लोग आखिर यहां क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनको तो सीबीआई दफ्तर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जो भी आपकी राय है दोस्तों इस मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार चुनाव से पहले वरिष्ठ पत्रकार ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन दोस्तों। डीयू में चुनाव लड़ चुके हैं, छात्र संघ का चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सारे तथाकथित पत्रकार भी अब रियलिटी में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में वरिष्ठ पत्रकार रवि त्रिपाठी ने पार्टी की सदस्यता हासिल की है दोस्तों। इससे पहले शुक्रवार को त्रिपाठी ने सीतामढ़ी के पुनरौदा धाम में अमित शाह से मुलाकात करके आशीर्वाद मांगा था और मार्गदर्शन मांगा था दोस्तों। इसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि इनको चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। 1998 में दिल्ली के अंदर डूसू का चुनाव लड़ा था इन्होंने और उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। इस बार इनको नई विधानसभा से उतारने की चर्चा चल रही है दोस्तों। जो भी जानकारी डिटेल में आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार फिर से बगावत की चिंगारी पकड़ रही है दोस्तों। दरअसल पार्टी में तेज तर्रार प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार जानू को शुक्रवार को 6 साल के निलंबित निष्कासित कर दिया गया है दोस्तों। पार्टी के नेता ने कुछ दिन पहले ही पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार को लेकर दिखाए गए तिरस्कार पर सवाल खड़ा किया था दोस्तों। यानी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था, ऑफिशियल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वैसा नहीं होने को लेकर बीजेपी के नेता ने सवाल खड़ा किया, तो उन्हीं को पोस्ट से हटा दिया गया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा सा भी विरोध नहीं झेल पा रहे हैं, जबकि बीजेपी के तेज तर्रार नेता है कृष्ण कुमार जानू, जिनको बीजेपी ने हटाया है दोस्तों। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मुकेश सहनी के साथ एनडीए की डील फाइनल हो जाने का दावा किया है। दोस्तों, आनंद मोहन ने कहा कि एनडीए की जीत पक्की करने के लिए मल्लाहों का साथ बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि मुकेश सहनी को एनडीए में लाने के लिए चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन कहते हैं कि चिराग से ज्यादा एनडीए में मुकेश सहनी की जरूरत है। अगर मुकेश सहनी हमारे साथ में आएंगे तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। यानी दोस्तों, ये शब्द का इस्तेमाल करना, ये सेंटेंस का इस्तेमाल करना कि चिराग पासवान से भी ज्यादा जरूरी है मुकेश सहनी। इससे पता चल चुका है दोस्तों कि एक नए तरीके की बिसात बिछ रही है। 2020 जैसे फिर से समीकरण जेडी वाले बनवाना चाहते हैं दोस्तों, इसीलिए जरूरी है कि चिराग पासवान को गठबंधन से बाहर रखा जाए। अगर चिराग पासवान बाहर एनडीए के गठबंधन से रहते हैं तो उनके साथ जबरदस्त तरीके का खेला हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि चिराग पासवान इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ में आ जाए। हालांकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जाएगी क्योंकि वो एकदम सेफ ऑप्शन है। ऐसे में नीतीश कुमार को फिर से कुछ सीटें मिल सकती है दोस्तों, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो 100 का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा पार कर पाएंगे। और चिराग पासवान जो थोड़ी बहुत पार्टी बचाकर काम चला रहे हैं दोस्तों, वो पार्टी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। और वैसे भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस इस बार मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो जोरदार मुकाबला और ज्यादा तेज होने वाला है, तीव्र होने वाला है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर केरला हाईकोर्ट ने टोल टैक्स लिए जाने को लेकर नाराजगी जताई दोस्तों, और कहा कि अगर रोड खराब है तो टोल टैक्स देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी मानते हैं एकदम 100% सही बात जज साहब ने बोली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और नितिन गडकरी के बारे में जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।